तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15,000 तक पहुंच चुका है। अकेले तुर्की में ही 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि सीरिया में करीब 3,486 लोगों ने दम तोड़ा है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भूकंप से कराते दो देशों से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। भूकंप भूमि की ये रूह कपा देने वाली ड्रोन फुटेज है। तुर्की सरकार को और रेस्क्यू टीम को भी नहीं पता कि इस मलबे के नीचे कितने लोग दफन हैं, कितने जिंदा हैं। कुछ पता है तो बस इतना कि 6 फरवरी की आपदा में डेथ मीटर 15,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हां, तुर्की और सीरिया में जलजले ने 15,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। रिस्क्लेयर के हवाले से तो ये दावा भी किया जा चुका है कि अकेले तुर्की में 60,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। तुर्की में जहां जहां धरती डोलने से विनाश हुआ है, वहां वहां रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन नॉन स्टॉप 24 घंटे जारी है। इसके बावजूद मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला नहीं थम रहा। डॉग स्क्वाड, सर्च यूनिट्स, पावर टूल्स और एयरलिफ्टिंग बैग के सहारे जिंदगी बचाने का काम जारी है। 80 से अधिक देशों ने तुर्की की मदद के लिए जो हाथ बढ़ाए हैं, उनसे अर्दोआन को बड़ी मदद मिली है। क्या पृथ्वी पर आने वाले खतरे और विनाश की आहट जानवरों को पहले ही हो जाती है? क्या पक्षियों में अफरा तफरी और बेचैनी एक आपदा का संकेत होता है? ये सवाल सुनामी के वक्त भी उठे थे। तुर्की में भूकंप से महाविनाश के बाद कुछ ऐसे वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं जिन्होंने इन सवालों को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। सोशल मीडिया में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से जुड़े कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनके बारे में अजीब से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज इन दावों की और इन वायरल वीडियोस की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन 3 वीडियोस के हवाले से कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों ने पहले ही महातबाही का सिग्नल दे दिया था। पक्षियों की इस बेचैनी और उनमें मची अफरा तफरी को देखिए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो 6 फरवरी का है और 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से कुछ वक्त पहले का है। तो क्या इन पक्षियों को पता चल गया था कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है? यही दावा इस डॉग को लेकर भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस डॉग ने एक अलग अंदाज में भौंककर आसपास के लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की और आने वाले जल्जले से सावधान किया। तीनों ही वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इनका जमीन डोलने से क्या रिश्ता है, इस पर साफ साफ नहीं कहा जा सकता। कौन यकीन करेगा कि जहां 4 दिन पहले तक जिंदगी गुलजार थी, वहां अब लाशों का ढेर और मलबे का अंबार है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। आपको बता दें, लेकिन बर्फबारी और बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। दूर दराज के कई इलाकों में मदद नहीं पहुंच पा रही है। तुर्की के कई शहरों में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल रहा है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और चमत्कार भी जारी है। 6 फरवरी को भूकंप आया और 8 फरवरी को तुर्की में एक बुजुर्ग का रेस्क्यू हुआ और हर कोई बुजुर्ग के मुंह में जलती सिगरेट देखकर दंग रह गया। सीरिया से भी राहत और हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। निराशा और हताशा के घंघोर अंधेरे में जब चिंगारी फूटती है तो ऐसा ही उद्घोष होता है। तस्वीरें सीरिया की, जहां भूकंप से मटिया मेट हो चुकी इमारतों के मलबे से एक पूरा परिवार जिंदा बच गया। देखिए किस तरह पहले रेस्क्यू टीम ने परिवार के मुखिया को बचाया, फिर मौत को मात देकर इस छोटी बच्ची को बाहर निकाला गया और कुदरत के कहर को झेलकर ये बच्चा भी सकुशल मलबे से निकाला गया। एक साथ चमत्कार के 3 साक्षी देखकर रेस्क्यू टीम का जोश हाई हो गया। रेस्क्यू का एक चौंकाने वाला वीडियो तुर्की के अदियमान से भी आया, जहां रेस्क्यू टीम ने एक बुजुर्ग को मलबे से जिंदा बाहर निकाला तो सब बुजुर्ग के मुंह में जलती सिगरेट देखकर दंग रह गए। जिस मलबे में दबकर सांस लेना दुश्वार हो जाता है, वहां ये बुजुर्ग कैसे सिगरेट का कश ले रहा था, इस सीक्रेट से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। तुर्की के जिन इलाकों में भूकंप आया, वहां अफगानिस्तान और इराक जैसे हालात हो गए हैं। लोग जिंदा रहने के लिए राहत शिविरों में सांस ले रहे हैं। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। तुर्की और सीरिया में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 68,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें करीब 63,000 लोग तो अकेले तुर्की में घायल हुए हैं।
5200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अभी भी लोगों को लगता है कि भूकंप का एक और बड़ा झटका आने वाला है और इस दहशत के प्रमाण देखे भी जा रहे हैं। भूकंप भूमि पर सबसे पहले पहुंचने वाली आपके चैनल एबीपी न्यूज की टीम ने क्या कुछ वहां पर देखा, आपको दिखाते हैं इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सड़कों पर पड़ी दरारें, दरारों में धंसी कारें और कारों में सहमी सांसें। ये तुर्की का नूरदागी शहर है, जहां जलजले का खौफ अब भी ताजा है। जरा सी आहट धड़कनें बढ़ा देती हैं। आफ्टर शॉक्स ने लोगों को इतना डरा दिया है कि जिनके घर सलामत हैं, वो भी अपने घर में घुसना नहीं चाहते। तुर्की में आए भूकंप का नजारा, उसकी तबाही का मंजर कैसा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के साथ लगा सकते हैं। पलटी हुई कार और मलबे में तब्दील हुआ मकान इस बात की गवाही देता है कि भूकंप कितना भीषण था। AFAD जो कि यहाँ की राहत और बचाव एजेंसी है, उसने यहाँ पर तंबू लगा रखे हैं और इस तरीके के तंबुओं में लगभग पूरा शहर जो है एक टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। और ये टेंट सिटी अब लोगों का अस्थायी निवास है, अस्थायी उनकी रिहाइश है। और साथ ही यहाँ राहत और बचाव की जो टीमें पहुंच रही हैं, वो लोगों तक यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इस चीज का। देखिए यहाँ जो कतार से जो गाड़ियां खड़ी हैं, लोग इतने दहशत ज़दा हैं, इतने डरे हुए हैं कि लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे हैं। मायूसी नजर आ रही है, लोगों के चेहरे के ऊपर डर नजर आ रहा है, लोगों के चेहरे के ऊपर गुस्सा नजर आ रहा है। लेकिन वो गुस्सा किस पर निकालें? प्रकृति का प्रकोप है। नूरदागी में 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने कम से कम 3000 लोगों को मार दिया। कई परिवारों का वजूद खत्म हो गया तो कई आलीशान इमारतें मिट्टी में मिल गईं। और इस बीच तबाही की सबसे खौफनाक वायरल सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए। इस्तांबुल से नूरदागी पहुंचने में एबीपी न्यूज की टीम को करीब 13 घंटे लगे। नूरदागी पर धूल की चादर गवाही दे रही थी विनाश के पैमाने की और मातम की। ये सब कुछ कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। आप देखिए कि उस तरीके से वहां सामने भी जो है वो घर इस तरीके से गिरा हुआ है, जिसकी छत पूरी तरीके से नीचे ढह गई है। नूरदागी शहर की आबादी करीब 40,000 थी। भूकंप ने नूरदागी का क्या हश्र किया, ये समझने के सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। भूकंप आने और पहले का मंजर विनाश की दास्तान बयां कर रहा है। ये तमाम बिखरा हुआ सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को अभी भी ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। ये जो खोजी दस्ते हैं, ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं इसके अंदर कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है। ये जो तमाम टीमें हैं, ये यहाँ पर बड़ी मशीनों के साथ में जो आयरन कटर्स हैं उनके साथ पहुंचे हैं। तुर्की में भूकंप से प्रभावित इलाकों में लगभग सब कुछ खत्म हो गया। हर और तबाही का मंजर है, हर और टूटे घर द्वार और चीख पुकार है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि तुर्की के दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। भूकंप आने के बाद से तुर्की में एक भारतीय नागरिक लापता भी है। इस उजड़े आशियाने को देखकर कौन कहेगा कि 6 फरवरी की सुबह तक यहाँ खुशियों का बसेरा था। 2 मंजिला बुलंद इमारत थी, उससे भी बुलंद थे भविष्य को लेकर हौसले। 4 दीवारी में सपने आकार लेते थे, लेकिन 6 फरवरी को सब कुछ भरभरा कर ध्वस्त हो गया। खूबसूरत इमारत खंडहर बन गई, साजो सामान अवशेष बन गए। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब है। रातों में 0 के नीचे भी तापमान चला जाता है। नन्हे मुन्ने टेंट में जीने को मजबूर हैं। जो टेम्पररी शेल्टर हाउसेज हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। कंटेनर हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, वो भी तब्दील यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतरी के साथ में उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, खास तौर पर इन मासूम बच्चों के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर, और खास तौर पर ये जो आबादी यहाँ पर रहती है, इसके लिए बेहद भारी वक्त है। 2 दिन पहले तक, जब भूकंप आया उसके पहले तक सब कुछ सामान्य था। इस शहर के अंदर लोग सुकून से रह रहे थे, अपने अपने घरों में रह रहे थे। लेकिन इस जलजले ने तमाम तस्वीर बदल के रख दी है। देखिए, तुर्की के जिस भी इलाके में एबीपी न्यूज की टीम गई, हमारे मन में एक ही सवाल आया, कलेजा चीरने वाला मातम कब खत्म होगा? नूरदागी में रात भर करुण क्रंदन चल रहा है। रोने की आवाजें कलेजा चीर देती हैं। अकेले नूरदागी में 3000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनका नामो निशान मिट गया। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ 6 फरवरी को 5 मंजिला इमारत थी। अब मलबे को हटाकर इनमें से जिंदगी की तलाश की जा रही है। किसी को नहीं पता कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं। उम्मीदें कम होती जा रही हैं।
और मृतकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूं, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी। 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अभी भी ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाकों तक इन इमारतों के नीचे कौन है, कहां है, कैसे है, ये तो अभी पता ही नहीं चल पाया है। जब ये पूरा मलबा हटेगा तो हो सकता है कि ये आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो। और ये सब कुछ कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और देखिए, इस बीच भारत की ओर से तुर्की को लगातार रेस्क्यू मटेरियल भी भेजा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम्स रवाना की जा रही हैं। तुर्की में भारत की ओर से एनडीआरएफ की एक और टीम रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, तुर्की में भारत अब तक 4 टीम्स भेज चुका है। एनडीआरएफ की 2 टीमें इस वक्त तुर्की में तैनात हो चुकी हैं। 2 मेडिकल टीम्स ने भी तुर्की में मोर्चा संभाल लिया है। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बस इसी जज्बे के साथ हिंदुस्तान के एनडीआरएफ जवान तुर्की में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। बेसिकली इसके ये जो टीम होती है, इसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्स होते हैं, जिनके अंदर जो है सर्च कैपेबिलिटी है। तो जो सर्च होता है वो हम 3 तरीके से करते हैं। एक फिजिकल सर्च है, इसके अलावा टेक्निकल सर्च है। टेक्निकल सर्च भी 2 भागों में की जाती है। हमारे पास लाइव डिटेक्टर्स हैं। पहली बार जो कैनाइन स्क्वाड जो है वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बना है, इंडिया का। पहली बार डॉग स्क्वाड भी किसी विदेशी मिशन का हिस्सा बना है, लेकिन यहाँ शौर्य के साथ संबल भी चाहिए। जो जिंदा बच गए और जिनके अपने नहीं बच पाए, उन्हें हिम्मत और हौसला भी यही शूरवीर दे रहे हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके के अंदर एनडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉय हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। उनका साजो सामान यहां पर सज चुका है, उनके कैंप्स यहां पर स्थापित हो चुके हैं और वो मिशन के लिए रवाना भी हो चुकी हैं कई टीमें। तो देखिए, तुर्की के हर बड़े एयरपोर्ट पर ऐसे टूरिस्ट की भीड़ है जो अपने वतन लौटने की जल्दबाजी में है। आफ्टर शॉक और खराब मौसम इन लोगों को डरा रहा है। भूकंप भूमि से लौटकर आए एक हिंदुस्तानी को सुनिए। इन तस्वीरों ने तुर्की ही नहीं पूरी दुनिया को डरा दिया। कुदरत का ऐसा क्रोध देखकर इंसान सन्न है। जमीन डोलने का अंजाम देखकर दहशत ने जहन में घर बना लिया है। यही वजह है कि महासंकट की इस घड़ी में जो हिंदुस्तानी तुर्की में थे, अब वो हर कीमत पर हिंदुस्तान वापसी कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज अबू साद सैयद से मिली। ये कराटे कोच हैं। कराटे चैंपियनशिप के लिए अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर पोलैंड गए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कुछ दिन तुर्की घूमने निकल गए। इन्हें भनक तक नहीं थी कि तुर्की में कितना बड़ा जलजला आने वाला है। काफी डर का माहौल हो गया था, काफी परेशान हो गए थे लोग। मतलब ना अफरा तफरी हो गई थी एकदम। कुछ समझ में नहीं आता किसको क्या। कोई रोड पे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कोई सोया है, उधर एयरपोर्ट के अंदर लॉबी में कोई सोया है, कोई इधर सोया है, और जो एम्प्लॉयज थे वो भी एम्प्लॉयज भी नहीं थे। पूरा एयरपोर्ट खाली था। परदेश में कोई भी हादसे का शिकार नहीं होना चाहता। तुर्की की त्रासदी में जान गंवाने वालों को देखकर जो पीड़ा उठती है, उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन तबाही के साए से निकल अपने वतन पहुंचने का सुकून भी कम ही लोगों को नसीब होता है। बड़ी खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से बता दें, जहां पर बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारी है। चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बदमाशों ने इन 4 लोगों को गोली मारी है। ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मार दी। चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जो अब तक सूचना मिल पा रही है उसके मुताबिक चेन स्नैचिंग का विरोध कर रहे थे ये लोग, उस पर बदमाशों ने इन 4 लोगों को गोली मार दी। प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये पटना में हो क्या रहा है? बदमाशों के इतनी हिम्मत के विरोध करने पर 4 लोगों को गोली मार दी। आदर्श, सिर्फ बदमाशों की हिम्मत की बात नहीं है, बल्कि यह देखिए कि जो शास्त्री नगर इलाका है, यहाँ आसपास में ढेरों IAS, IPS और मंत्री का घर है। ऐसे में ऊर्जा स्टेडियम के गेट नंबर 2 के सामने में जब महिला लौट रही थी बोरिंग रोड से, उनके साथ में 3 स्टाफ और एक लड़की छोटी सी थी, उस पर चेन स्नैचिंग करने के लिए जो वहाँ बदमाश थे, एक बाइक पर 3 सवार, उन लोगों ने स्नैचिंग करने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और एक जो बच्ची थी वो उसी में घायल है, जिसका कि अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हालांकि चारों खतरे से बाहर हैं।
लेकिन बावजूद इसके सवाल ये उठ रहा है कि पटना में वीवीआईपी इलाका, पॉश इलाका, और उसमें इस तरह की वारदात हो रही है, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे ही कि कानून व्यवस्था का क्या है। आदर्श। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए प्रकाश। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। ये बड़ी खबर है जहां बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती ये बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। कैसे यहां बदमाश बेखौफ नजर आए, 4 लोगों को इन्होंने गोली मार दी। देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग का आज 350वां दिन है। 15 दिन बाद युद्ध को पूरे 1 साल हो जाएंगे। बारूद की अग्निवर्षा में 2 मुल्क अब भी झुलस रहे हैं। जंग में जिंदा रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि कभी ये मत समझो कि दुश्मन की नजर आप पर नहीं है। ये देखिए, सुनसान वॉर जोन में एक रूसी सैनिक अपने ठिकाने की ओर दौड़ लगा रहा है। ये दुश्मन की नजरों से बेफिक्र है। अचानक एंटी टैंक गन से फायरिंग होती है और रूसी सैनिक ढेर हो जाता है। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकाने पर चुन चुनकर ये अटैक रैपिडा MT-12 एंटी टैंक गन से किया है। 3 किलोमीटर की रेंज में इस एंटी टैंक गन के वार से बचना नामुमकिन है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की पिन पॉइंट स्ट्राइक का एक और सबूत देखिए। बखमुत के जिस इलाके में रूसी सैनिक छिपकर अपना बेस तैयार कर रहे थे, वहां की खबर यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को मिल गई। फिर आर्टिलरी यूनिट को हमले के लिए तैयार किया गया। उसके बाद तो बखमुत में कोहराम मच गया। जिन घरों में रूसी सैनिक छिपे थे, उनकी दीवारें तक भेद दी गई। यूक्रेन अब भी इस जंग में टिका हुआ है। कहां 2 इंसानों को 4 व्हीलर से कुचलकर मारने की साजिश हुई और कहां लापरवाही ने एक की जान ले ली। देखिए 2 शहरों से आए हादसे के 2 वीडियोस। सीसीटीवी में कैद इन 2 दुर्घटनाओं को गौर से देखिए। इनमें से एक लापरवाही का नतीजा है तो दूसरी सोची समझी साजिश। एक घटना यूपी के जालौन की है तो दूसरी पंजाब के संगरूर की। सबसे पहले देखिए जालौन की ये सीसीटीवी फुटेज। सड़क किनारे 2 लोग चल रहे हैं और इन्हें एक बोलेरो रौंदती हुई चली जाती है। पहली नजर में आपको ये एक्सीडेंट लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो फुटेज में चौंकाने वाली 2 बातें। पहली ये कि हादसे में दोनों शख्स जिंदा बच गए। दूसरी ये कि दोनों ने रंजिशन बोलेरो से रौंदने का आरोप एक विरोधी गुट पर लगाया है। अब संगरूर के कालाझाड़ टोल प्लाजा पर हुए हादसे को देखिए। बाबा फरीद डिग्री कॉलेज की एम्बुलेंस टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार हो गई। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बदमाश बैंक आए, बैंक लूटा और फरार हो गए। लूटकांड के कुछ ही मिनट बाद बदमाश पछता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 हथियारबंद बदमाश एक के बाद एक बैंक के अंदर घुसते हैं। पहले तमंचे के दम पर वहां मौजूद लोगों में दहशत भरते हैं, फिर आराम से बैंक में पड़ा कैश बैग में भरते हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए लूटने के बाद ये सारे के सारे फरार हो जाते हैं। लेकिन इस लूट कांड का क्लाइमेक्स इतना भर नहीं है। सीसीटीवी में आप जिन बदमाशों को बैंक लूटते हुए देख रहे हैं, किस्मत ने इनका साथ सिर्फ यहीं तक दिया, क्योंकि जैसे ही लुटेरों का गैंग बैंक से बाहर निकला, थोड़ी दूर पर ही पुलिस की इन लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 3 तो भाग निकले, लेकिन 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। घटना राजस्थान के धौलपुर जिले के मरेना की है। हमारी पुलिस से इनका टकराव हुआ और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इन 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें प्रारंभिक जो जानकारी बैंक से हमें मिली थी, कुछ उस समय 4-5 लाख बता रहे थे। हमने कुछ इसमें रिकवरी भी की है और कुछ हथियार भी इनके पोजीशन से बरामद हुआ है, कैश भी बरामद हुआ है। और न्यूज में अब बात उस मुद्दे की जिसकी वजह से सदन में खूब हंगामा हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल पीएम मोदी ने लोकसभा में बयान दिया था और आज राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण होगा। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। हालांकि कल भी पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया था और इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि पीएम मोदी भी हंस पड़े थे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब रखा था और आज राज्यसभा में करीब 2 बजे पीएम मोदी अपना जवाब रख सकते हैं। इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिकायती लहजे में कहा कि पीएम मोदी सदन में कम दिखाई देते हैं। जब संसद चलती है तो वो इधर ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सदन में ठहाके लगने लगे। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। खड़गे के इतना कहते ही पूरा सदन हंसने लगा। खुद पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। हालांकि इस हंसी मजाक के दौरान खड़गे ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो राज्य सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इस पर सभापति ने खड़गे से कहा कि बिना आधार के ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे बयानों से संस्थानों की गरिमा गिरती है। और वहीं 2 दिन पहले राहुल गांधी लोकसभा में करीब 50 मिनट तक बोले थे और इस पूरे भाषण के दौरान उनके निशाने पर पीएम मोदी थे। लेकिन बुधवार को बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने सूद समेत हर आरोप का जवाब लौटाया। लोकसभा में पीएम मोदी की कॉन्फिडेंट एंट्री ने बता दिया था कि इस बार वो सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देने नहीं बल्कि करारा जवाब देने आए हैं। और इसकी झलक भाषण की शुरुआत की कुछ देर बाद ही दिख गई। दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। शायरी तो शुरुआत भर थी, असली तेवर इसके बाद दिखा। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कितने भी आरोप लगा ले, मुफ्त राशन स्कीम, किसान निधि, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों और 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा कवच उनके पास है, जिसे विपक्ष कभी भेद नहीं सकता। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर श्रीनगर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का कोई नेता जम्मू कश्मीर में पैदल नहीं चल सकता। और इस पर राहुल गांधी की चुनौती का जवाब भी पीएम मोदी ने दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। राहुल गांधी के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन बुधवार को पीएम मोदी ने विपक्ष को याद दिला दिया कि राहुल जिस माहौल में घाटी पहुंचे वो अब बहुत सुरक्षित है। उन्होंने तो ये काम करीब 30 साल पहले कर दिखाया था, वो भी तब जब आतंकियों ने उन्हें चुनौती दी थी। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं। अदानी मुद्दे को लेकर ज्यादातर विपक्ष दलों के निशाने पर सिर्फ पीएम मोदी थे, लेकिन बुधवार का दिन पीएम मोदी के नाम रहा। लोकसभा में विपक्ष की पूरी बहस सुनने के बाद जब पीएम मोदी जवाब देने के लिए सदन में खड़े हुए तो सारा माहौल बदल गया। उन्होंने जनता के भरोसे, सरकार के काम और भविष्य के भारत का तो जिक्र किया ही, लगे हाथ ये भी बता दिया कि सिर्फ आरोप लगा देने भर से विपक्ष जीत जाएगा, ऐसा वो होने नहीं देंगे। मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद को खपाया है, इसीलिए जनता ने उन्हें जिताया है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। पीएम मोदी कल फुल फॉर्म में थे। वो करीब 1 घंटा 25 मिनट तक बोले और बीच बीच में विपक्ष को आड़े हाथों भी ले रहे थे। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। पीएम मोदी के भाषण में तेवर और तंज दोनों एक साथ दिख रहे थे। तर्कों में धार और अंदाज भी धुआंधार था।
और न्यूज एंड व्यूज में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में रोडवेज की बस ने 7 लोगों को कुचला, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। NH 91 पर यह हादसा हुआ। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब बात क्रिकेट की। आज से टेस्ट क्रिकेट की 2 सबसे मजबूत टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की महाटक्कर का आगाज होने जा रहा है। अब से कुछ मिनट बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का महत्व बहुत ज्यादा है, इन 2 टीमों के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी। अगर भारत इस टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट जीत जाता है तो रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। टीम इंडिया घर में बेहद मजबूत है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय सरजमी पर पिछले 18 साल में सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीत पाई है। पिछली तीनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है। हालांकि रोहित की टेस्ट कप्तानी के अलावा परीक्षा विराट कोहली की भी है। नवंबर 2019 के बाद से रेड बॉल क्रिकेट में कोहली का शतक नहीं आया है। इसके अलावा टेंशन की बात यह भी है कि इस मैच में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की कमी भी खलेगी। लिहाजा कोहली के अलावा रोहित और पुजारा पर बल्लेबाजी का सारा बोझ पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो रवि अश्विन और जडेजा के साथ अक्षर पटेल की तिकड़ी कंगारुओं के लिए चक्रव्यूह बन सकती है। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं रामचरितमानस विवाद की, जो अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखकर कथित रूप से विवादित चौपाइयों पर रोक की मांग की है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 8 चौपाइयों का जिक्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने उस खत में किया है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। खत के हवाले से मौर्य ने मांग की है कि या तो इन चौपाइयों को प्रतिबंधित किया जाए या संशोधित, क्योंकि इससे समाज में कटुता बढ़ रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है, यहाँ तक कि पिछड़ी जात में पैदा होने और नीच कहलाने का जो ये संयोग है कि 2014 में आपके साथ भी इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा रहे हैं वो संत समाज को रास नहीं आ रही। स्वामी मौर्य अपने को कहता है कि बौद्ध है, वो बताए कि बुद्ध चरित्र में क्या लिखा है। बुद्ध चरित्र में साफ है कि शूद्र के घर में बुद्ध अवतार नहीं लेते, इसको संशोधित करवाएगा, है उसकी औकात। मौर्य के तर्कों से कानपुर के वकील भी खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट परिसर में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। वकीलों ने ऐलान किया है कि वह मौर्य के कानपुर दौरे का विरोध करेंगे। बात अब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर धमकी मिली है। मामला प्रयागराज का है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज पहुंचे थे और उसके ठीक एक दिन पहले अजय मोहन कुशवाहा नाम के एक शख्स ने वीडियो बनाकर बाबा पर अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें पीटने की धमकी दी थी। धमकी का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दिए जाने का ये वीडियो 1 फरवरी का बताया जा रहा है। 2 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री को प्रयागराज के माघ मेले में आना था। उससे एक दिन पहले ही आरोपी अजय मोहन कुशवाहा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये थाना कोंदियारा पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी और जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अजय मोहन कुशवाहा है उसके द्वारा साधु संतों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसमें उस तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना प्रचलित है। जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होंगे उसके बेसिस पे हम विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। और अब खबर राजधानी दिल्ली की देखें। दिल्ली में कथित जासूसी कांड पर अब बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए आज बीजेपी सड़क पर उतरेगी। ITO और शहीदी पार्क पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी। फीडबैक यूनिट के नाम पर नेताओं की जासूसी कराने के आरोपों में दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए राज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद राजभवन ने राष्ट्रपति से कार्रवाई की इजाजत मांगी है। क्या ये सारी गोपनीय जानकारियां जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,
उनको कहीं आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार शेयर कर रही है? क्या किसी को लीक कर रही है? कि अरविंद केजरीवाल अब सरकार तो क्या चलाएंगे, जो उनकी सोच है नक्सलवाद की वो उसको स्थापित कर रहे हैं। मुझे तो ये पूछना है कि जासूसी कांड कराने की जरूरत क्या थी? जासूसी की खबरों को आम आदमी पार्टी सियासत से प्रेरित बता रही है। सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, धर्म और जाति की राजनीति करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इनके आरोपों की परवाह नहीं करती। कथित जासूसी कांड का पूरा मामला साल 2015 का है। 2021 में सीबीआई टीम ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी और जिसकी ठोस जांच के बाद अब जाकर सीबीआई ने कार्रवाई की इजाजत मांगी है। इस जासूसी कांड के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता आईटीओ के शहीद पार्क में प्रदर्शन करेंगे। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात पाकिस्तान की, जिसके मुस्तकबिल का फरमान आईएमएफ आज रिलीज कर देगा। पाई पाई और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का क्या होगा? क्या उसे बेल आउट पैकेज मिलेगा या फिर दिवालिया होगा पाकिस्तान? मरता पाकिस्तान क्या न करता। आईएमएफ का डेलीगेशन इस्लामाबाद में डेरा डालकर बैठा है। पाकिस्तान के पास मोहलत 24 घंटे की है। अगर शरीफ साहब ने आईएमएफ की शर्तें मानी तो भी पाकिस्तान मरेगा और ना मानी तो भी मरेगा। आखिरी आस आईएमएफ पर टिकी हुई है, जो रत्ती भर भी रहम कंगाल पाकिस्तान पर दिखाने के मूड में नहीं है। हुकूमत को आईएमएफ से रत्ती बराबर ढील नहीं मिल रही, जिसके बाद हुकूमत एक के बाद एक मुतालबे पर लब्बैक कहने पे मजबूर है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 5 कड़ी शर्तें रखी। आईएमएफ की शर्तें लागू होते ही पाकिस्तान में महंगाई की कैसे आग लगेगी, ये भी जान लीजिए। शर्तों से पहले 250 लीटर बिकने वाला पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। 30 रुपए में मिलने वाला नान 50 रुपए में बिकेगा। 400 रुपए किलो मिलने वाला चावल 600 रुपए में बिकने लगेगा और 160 रुपए में मिलने वाला आटा शर्त लागू हो जाने के बाद 250 रुपए तक पहुंच सकता है। साफ है, शरीफ साहब के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। अब तय पाकिस्तान के हुक्मरानों को करना है कि पहले छलांग लगानी कहाँ है। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, किसमें स्वार्थ है और कौन निस्वार्थ है, ये परख मुसीबत के वक्त में ही की जाती है। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता स्वार्थ पर टिका था, इसलिए भूकंप की त्रासदी में ये रिश्ता एक्सपोज हो गया। तुर्क हुकाम ने शहबाज शरीफ को दौरा तुर्की करने से मना कर दिया है। इस पर सदीक जान कहते हैं कि तुर्की ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे से रोक दिया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इधर मत आइए। तुर्किया के हुकाम का दो टोक पैगाम, बेइज्जत होना लाजमी था क्या? जाहिर है तुर्की महातबाही से लड़ रहा है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ वहां जाते तो न चाहकर भी तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन को उन्हें वक्त देना पड़ता, जो अर्दोआन देना नहीं चाहते, क्योंकि शरीफ से ज्यादा उन्हें अपने मुल्क की परवाह है। यही वजह है कि पाकिस्तानी शहबाज को धिक्कार रहे हैं और तुर्की की मदद के लिए हिंदुस्तान को सराह रहे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।